नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी हिस्ट्री के इस कंप्लीट चैप्टर की वीडियो में। इस पूरे की पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन कौन से फैक्ट्स आएंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेबल्स होंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी और एग्जाम से पहले हमें किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होते क्या है। देखो, हमें देखने को मिलता है 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसका मुख्य ध्येय क्या था कि साहब समाज और धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, जो रूढ़ियां थी, उनको पूरी तरीके से खत्म करके भारत के गौरवशाली इतिहास को वापस से पूरी तरीके से बताना, लोगों को पता चल सके कि साहब भारत का इतिहास जो है वो कितना गौरवशाली है। इनके लिए कुछ आंदोलन चलाए गए जिन्हें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि भारत के अंदर समाज और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। इस वजह से इन आंदोलनों का नाम पड़ा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। क्लियर है यहां तक बात? अब हम चलते हैं कुछ समाज सुधारकों की तरफ, क्योंकि भैया अगर समाज सुधार के आंदोलन हुए हैं तो इसमें योगदान समाज सुधारकों का होगा। एक एक फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट संगठन देखेंगे, किताबें देखेंगे और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को याद रखेंगे जिससे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो बढ़िया नंबर आ सके। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज द्वारा। राजा राम मोहन रॉय की फोटो यहां पर आपकी लगी हुई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन हिसाब से याद है। सबसे पहली बात, उनका जन्म होता है राधानगर बंगाल में। शुरुआत के दिनों में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुंशिफ के तौर पर काम करते हैं और बाद में हमें देखने को मिलता है कि वो इस सारे के सारे कार्य को छोड़कर समाज सुधार के कार्य के अंदर लग जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है लिंग्विस्ट, यानी काफी सारी भाषाओं के जानकार। उनको काफी सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिब्रू, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत, काफी सारी भाषाओं का ज्ञान था। और हमें यहां पर देखने को मिलता है कि इसी ज्ञान की वजह से हम उनको पूरी तरीके से कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत, क्योंकि चाहे फारसी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, काफी सारी भाषाओं के अंदर उनकी किताबें और पत्रिकाएं जो है वो पूरी तरीके से बनाई गई थी। अब यहां पर एक एक फैक्ट को याद करते चलते हैं सारी की सारी क्लास के अंदर, एग्जाम से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जन्म राधानगर बंगाल के अंदर, इंपॉर्टेंट भाषाविद थे और इनकी उपाधियों से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखने वाली बात है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण। और भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अपने को याद रखना है राजा राम मोहन रॉय। इस वजह से भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन कहलाएगा? राजा राम मोहन रॉय। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने याद रखने वाला, क्योंकि अंग्रेजों के बाद आधुनिक भारत की जो है वो शुरुआत की जाती है और आधुनिक भारत में वही व्यक्ति आधुनिक भारत का जनक कहा जाएगा या आधुनिक भारत का पिता कहा जाएगा जो पूर्णतः सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से पूर्णतः दूर हो, जो उन रूढ़ियों को खत्म करना चाहे और भारत को आधुनिकता की तरफ जो है वो ले जाना चाहे। इस वजह से कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, क्योंकि इन समाज सुधारकों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि साहब राजनीतिक ताकत होना बड़ी जरूरी है, सामाजिक तौर पर ताकत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा, सरकार को पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, विदेशी शासन खत्म करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपका देश जो है वो एक सही मार्ग पे जाएगा। इस वजह से कहेंगे इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। चौथा है साहब अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु क्यों? क्योंकि आधुनिकता की तरफ जाने वाले व्यक्ति अतीत और भविष्य को पूरी तरीके से साथ लेकर चलता है, इस वजह से ये उपाधि इनको पूर्णतः मिली। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 10 साल तक ईआईसी की नौकरी करते हैं और सामाजिक कुरीतियों के लिए जो है वो पूर्णतः कार्य करते हैं। अन्य धर्मों का भी अध्ययन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट तौर पे ईसाई धर्म का जो नीति शास्त्र है उससे पूर्णतः प्रभावित थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तौर पे जो इस्लाम का एकेश्वरवाद है उससे प्रभावित थे। भारत का जो वेदांत दर्शन है, हिंदुओं का जो वेदांत दर्शन है उससे पूर्णतः प्रभावित थे। तो अन्य धर्मों का भी इन्होंने पूर्णतः अध्ययन किया। ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड के अंदर है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर कारपेंटर के घर पे, और वहां जो समाधि लगी हुई है उस पे हरी केली नाटक की पंक्तियां जो है वो पूर्णतः अंकित है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो एग्जामिनेशन में आने वाले फैक्ट्स है राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए। डन, यहां तक क्लियर है? अब अपन चर्चा करते हैं इनके द्वारा बनाई गई, या मैं कहूंगा इनके द्वारा संपादक जिनका इन्होंने किया, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं। तो सबसे पहले भाषाविद थे, तो 4 भाषाओं का इनको मुख्यतः ज्ञान था। और भी काफी सारी भाषाएं थी, यूरोपीय भाषाएं थी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी और अगर मैं बात करूं बंगाली की। तो अगर मैं फारसी भाषा की बात करूं तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन, जो कि एकेश्वरवाद के ऊपर जो है वो पूर्णतः बात किया करती थी। ये किताब जो वो लिखी थी उन्होंने फारसी भाषा के अंदर लिखी थी और फारसी भाषा के अंदर एक अखबार, एक पत्रिका भी चला करती थी, उसका नाम था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, ध्यान रखने वाली बात है।
इसी ये जो किताब का मैं आपके बारे में चर्चा कर रहा था जिसका नाम है तुहफतुल मुवाहिदीन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका नाम है गिफ्ट टू द मोनोथीसिस, वो इनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी। और प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस जो कि ईसाई धर्म के, या मैं कहूंगा साहब जीसस का जो नीति शास्त्र था, जो एथिक्स थे, उसके ऊपर लिखी इन्होंने किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। एक बड़ी आयरनी वाली बात है कि हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने लिखी बंगदूत, और हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने लिखी बंगदूत, और साथ साथ में बंगाली भाषा के अंदर इन्होंने लिखी संवाद कौमुदी। किताब का नाम था संवाद, अखबार का नाम था संवाद कौमुदी। तो इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, संवाद कौमुदी, बंगदूत, साथ साथ में मिरातुल अखबार। किताबों के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो तुहफत उल मुवाहिदीन, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस, और साथ साथ में प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। किताबें और पत्रिकाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर एक समाज सुधारक हैं तो उनके संगठन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट संगठन है उनके, तो भाई याद करते जाओ। सबसे पहले वो बनाते हैं 1815 के अंदर आत्मीय सभा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं 1825 के अंदर, वेदांत कॉलेज की स्थापना। इसी के साथ साथ में एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। वेदांत कॉलेज के साथ साथ में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करते हैं राजा राम मोहन रॉय। किसके साथ मिलकर साहब? डेविड हेयर के साथ मिलकर। बिल्कुल याद रखने वाली बात है, डेविड हेयर के साथ। और 1828 के अंदर यानी 20 अगस्त की अगर मैं बात करता हूं, 20 अगस्त की बात करता हूं, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जो कि समाज सुधार की अगर मैं बात करूं, धार्मिक सुधार की बात करूं, तो सबसे बड़े संगठन के तौर पर उभरता है। और अगर मैं शुरुआती जो राष्ट्रवादी नेता थे वो सारे के सारे लोग जो है वो बंगाल के इस ब्रह्म समाज से पूर्णतः जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज पूरे के पूरे भारत के अंदर भी फैलता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट तौर पे दक्षिण भारत हो। अब हमें देखने को मिलता है 1839 के अंदर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है, जो कि करते हैं राजा राम मोहन रॉय के अनुयायी, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की जो है वो स्थापना करते हैं। लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि 1866 में, 1833 के अंदर राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु होती है। 1866 आते आते ब्रह्म समाज जो है वो दो बड़े धड़ों के अंदर बंट जाता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्म समाज के ये जो बड़े धड़े थे वो बट जाते हैं आपस में विचारधारा को लेकर। एक चाह रहे थे कि साहब राजा राम मोहन रॉय के दिखाए हुए मार्ग पे ही चलते रहें, और दूसरे का ये कहना था कि साहब ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मो समाज है इसको अब थोड़ा बदलना चाहिए, अन्य धर्मों का भी इसके अंदर जो है समावेश करना चाहिए। साल था 1866। 1866 के अंदर ब्रह्म समाज का जो है वो एक विभाजन हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। वो लोग जो ये चाह रहे थे कि साहब राजा राम मोहन रॉय के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए, वो बनता है आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि कह रहे हैं साहब राजा राम मोहन रॉय के मार्ग पर ही चलना है। और वो समाज जो पूरी तरीके से चाहते थे कि अन्य धर्मों का समावेश हो जाए, साथ साथ से धर्म के अंदर सुधार के साथ साथ में सामाजिक सुधार भी पूरी तरीके से हुए, वो था साहब भारतीय ब्रह्मो समाज, जिसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। बाद में केशव चंद्र सेन जो है वो अपनी खुद की बेटी की अल्प आयु के अंदर शादी कर देते हैं कूच बिहार के राजा के साथ। इस वजह से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को छोड़कर भी उनके काफी सारे अनुयायी जो हैं वो साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं। तो फैक्ट्स याद रख लो, एक तो आदि ब्रह्मो समाज, फिर हमें देखने को मिलेगा साहब भारतीय ब्रह्मो समाज, और उसके बाद देखने को मिलेगा साधारण ब्रह्मो समाज, आनंद मोहन बोस द्वारा बनाया गया साधारण ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन से एक फैक्ट आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने इंपॉर्टेंट तौर पर संगत सभा की स्थापना करी थी, संगत सभा की स्थापना करी थी, ये आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है। अब हर एक समाज सुधारक है, तो हर एक समाज सुधारक कुछ धार्मिक सुधार भी करेंगे, कुछ सामाजिक सुधार भी करेंगे। तो इनके सामाजिक और धार्मिक सुधार कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे धार्मिक सुधार की। राजा राम मोहन रॉय का फोकस था किस पे? एकेश्वरवाद पे, मोनोथीज्म के ऊपर था। तो उन्होंने एकेश्वरवाद को उपदेश दिया, इस्लाम से काफी ज्यादा प्रभावित थे। एक ब्रह्म का प्रमाण दिया। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि जो एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है ये हिंदू धर्म के अंदर भी है, जो कि एक ब्रह्म की बात करता है। साथ साथ में उन्होंने वेदांत दर्शन की तार्किकता के ऊपर बात करी, और आडंबर और कर्म कांड का उन्होंने पूर्णतः विरोध किया कि साहब धर्म के अंदर ये जो आडंबर है वो पूर्णतः खत्म होने चाहिए, इनको पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए। धार्मिक सुधार के साथ साथ में कुछ जरूरी सामाजिक सुधार भी किए होंगे, जैसे कि इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा को खत्म करने की बात करी, जाति प्रथा और बाल विवाह को भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात करी। और इन्हीं के प्रयासों से हमें क्या देखने को मिलता है कि विलियम बेंटिक, इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा जो है वो सती प्रथा अधिनियम 1829, जिसे अधिनियम 17 के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरीके से एक बैन कर दिया गया था सती प्रथा को, सती एबॉलिशन एक्ट 1829, जिसे अधिनियम 17 के नाम से भी जानते हैं, जो कि विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे तो उनके कार्यकाल में
लागू किया गया था। राजा राम मोहन रॉय इसके पीछे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। अब यहां पर हम बात करेंगे राजनीतिक सुधार की। देखो भाई, जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और राष्ट्रवाद को अगर जन्म देंगे तो पूर्णतः हमें देखने को मिलेगा कि राजनीतिक तौर पे भी सशक्त होंगे। इस वजह से राजनीतिक सुधार कौन कौन से किए? इन्होंने उदारवादी विचारों का समर्थन किया, भारतीयों में राजनीतिक चेतना की वाली बात करी। इसी वजह से इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सेवाओं में भारतीयकरण की बात करी, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात करी। इन्होंने भारतीय व यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता की बात करी। राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि सब यूरोप के अंदर जिस प्रकार न्यायिक समानता है, जुडिशरी ये के तौर पे मैं कहूंगा सब लॉ के तौर पर इक्वालिटी है, वैसे यहां पर भी पूर्णतः होनी चाहिए। साथ साथ वो बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर II द्वारा जो है वो उनको इंग्लैंड भेजा गया था। मुगल बादशाह अकबर II जो है वो चाहता था कि साहब उसकी जो पेंशन है वो पूर्णतः बढ़ा दी जाए। अब पेंशन बढ़ानी थी तो वो किसी समझदार व्यक्ति को इंग्लैंड भेजना चाहते थे, और इन्होंने भेजा राजा राम मोहन रॉय को। तो इनका असली नाम जो था वो था राम मोहन रॉय, और इस अकबर II जो राजा था इन्होंने राजा की उपाधि दी किसको? राम मोहन रॉय को। तो राम मोहन रॉय के नाम के आगे लग गया राजा। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश संसद द्वारा इनको भारतीय मामलों पर परामर्श किया जाता था। क्वेश्चन बिल्कुल यहां से बनता है कि कौन ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति था जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा जो है वो परामर्श किया जाता था भारतीय मामलों को लेकर। एक बात और बता देता हूं, इंग्लैंड जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति भी कौन था? राजा राम मोहन रॉय। भाई आपको ये बात और फैक्ट सारे के सारे याद करने। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सब शिक्षा के सुधारों की तरफ। समाज सुधार की बात है तो शिक्षा तो होनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, वेद एवं उपनिषदों को बंगला के अंदर अनुवाद किया। भाई भाषाविद थे, बंगला के अंदर अनुवाद किया। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, इतनी सारी पत्रिकाएं, पत्रिका की शुरुआत इनके तौर पर होती है, और साथ साथ में बांग्ला व्याकरण का इन्होंने संकलन किया। मैं यहां पर भी बात करता हूं कि जो बांग्ला व्याकरण जिसे गौड़ीय व्याकरण कहा जाता है, जिसे इंपॉर्टेंट तौर पे गौड़ीय व्याकरण कहा जाता है, उसका भी इन्होंने पूर्णतः संकलन किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर। डेविड हेयर एक डच गणित इंपॉर्टेंट तौर पे क्लॉक मास्टर थे। उनके संयोग से ये पूरी तरीके से एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज। थोड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी, और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है वो पूर्णतः राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की ब्रिस्टल शहर के अंदर, जो कि इंग्लैंड के अंदर स्थित है, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर कारपेंटर नामक एक व्यक्ति के घर पे। डॉक्टर कारपेंटर नामक एक व्यक्ति के घर पे। और हमें यहां पर देखने को मिलता है कि उनका जो टॉम स्टोन है, या जहां पर उनकी समाधि स्थापित की गई है ब्रिस्टल शहर के अंदर, वहां पर हरिकेली नाटक जो कि विग्रराज चतुर्थ ने किया था, चौहान राजा थे राजस्थान के, उन्होंने ये पूरी तरीके से नाटक जो है वो पूरी तरीके से लिखा था। हमें देखने को मिलता है राजा राम मोहन रॉय के टॉम स्टोन पे वो विग्र केली जो नाटक है, जो हरिकेली नाटक है, उसकी पंक्तियां पूर्णतः अंकित है। डन यहां तक मामला। अब अपन आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ। अब दयानंद सरस्वती की अगर हम बारे में बात करें तो भाई जिस प्रकार राजा राम मोहन रॉय ने धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करी, दयानंद सरस्वती ने भी बात करी, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की बात करी। उन्होंने बताया कि सब हिंदू धर्म के अंदर जो कमियां हैं वो बाद में आई है, असली जो धर्म है वो है वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म जो है वो किसी भी कमी से पूर्णतः दूर है, बस लोगों की समझ से वो पूर्णतः परे। इनका जन्म होता है मोरबी, जो टंकारा गुजरात के अंदर स्थित है। इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन खूब बार आए हैं कि भाई मूल शंकर किस समाज सुधारक का असली नाम था। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, और इन्होंने 1874 में किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। किताब से बहुत बार क्वेश्चन आए, ध्यान रखने वाले फैक्ट से। बाद में हमें देखने को मिलता है कि 1875 के अंदर बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी जाती है, जिसके हेडक्वार्टर को बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है 1877 में लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती 1875 बंबई में, और इसका मुख्यालय जो है वो 1877 लाहौर में बना देते हैं। इनका एक बहुत प्रमुख नारा था, वो था वेदों की तरफ लौटो, यानी बैक टू वेदास। इस समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि वेदों की तरफ लौटना ही सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट काम है, इसी से आप एक सही धर्म की तरफ, सही समाज की तरफ जो है वो जा पाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि जब मैं इंपॉर्टेंट तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता हूं तो तिलक द्वारा स्वराज जो शब्द है उसका इस्तेमाल खूब बड़े स्तर पर किया गया था, लेकिन स्वराज शब्द का पहला इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे प्यारे दयानंद सरस्वती। फैक्ट्स याद रख लो साहब, नारा वेदों की तरफ लौटो और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग इनके द्वारा किया था। हर एक लाइन के अंदर एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर समाज सुधारक की किताब, तो इनके लिए हम याद रखेंगे
दो इंपॉर्टेंट किताबें जो कि हमें देखने को मिलेगी, सत्यार्थ प्रकाश 1874 के अंदर राजस्थान के उदयपुर शहर के अंदर ही लिखी गई थी, और अद्वैत मत का खंडन भी इनके द्वारा लिखी गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अब हर एक किताब के साथ जुड़ता है एक इंपॉर्टेंट संगठन। जैसे राजा राम मोहन रॉय को जाना जाएगा ब्रह्म समाज की तरफ, उसी तरीके से दयानंद सरस्वती को जाना जाएगा आपके इंपॉर्टेंट कौन से वाले, याद रखना पड़ेगा, आर्य समाज। कब स्थापना? 1875 में बंबई में स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में शिफ्ट हो जाता है 1877 में, यानी 2 साल बाद। और 1881 के अंदर हमें देखने को मिलता है अजमेर के अंदर राजस्थान का पहला मुख्यालय आर्य समाज का खोला जाता है 1881 के अंदर। अब यहां पर देखो भैया, ये सारे के सारे हो गए आर्य समाज। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है 1882 के अंदर पंजाब के अंदर गौ रक्षणी सभा, और स्वामी दयानंद सरस्वती से ही जुड़ा हुआ है शुद्धि आंदोलन। जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों की तरफ जाने वाले व्यक्ति है, जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन करके दूसरे धर्मों की तरफ चले गए, चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम हो, उनको वापस से हिंदू धर्म के बारे में बताना, वैदिक संस्कृति के अंदर वापस लेकर आने को लेकर ये शुद्धि आंदोलन जो है वो पूर्णतः चला गया। यहां पर हम चर्चा करेंगे अब कुछ सामाजिक और साथ साथ में धार्मिक सुधारों की। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार। वर्ण व्यवस्था का आधार इन्होंने कर्म बताया। भाई वर्ण व्यवस्था में समस्या क्या थी कि जन्म आधारित थी, इन्होंने बताया कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ही ठीक थी। चाहे बाल विवाह हो, चाहे अस्पृश्यता हो, स्त्री शिक्षा हो, पर्दा प्रथा हो, जाति प्रथा हो, काफी सारी सामाजिक कुरीतियों को इन्होंने टारगेट किया। हर इंपॉर्टेंट धार्मिक सुधार की अगर हम बात करते हैं तो शुद्धि आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। शुद्धि आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अपने को याद रखना है दयानंद सरस्वती। अन्य धर्मों की त्रुटियों के ऊपर बाकी सारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने हिंदू धर्म की जो समस्याएं थी उनको उजागर किया, लेकिन उन्होंने अन्य धर्म की जो इंपॉर्टेंट तौर पे समस्याएं थी उनको भी उजागर किया, उनकी त्रुटियों पर भी सुधार करने के लिए बातें करी। शुद्ध वैदिक परंपरा का प्रसार भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। अब आगे अपन चलेंगे साहब और बात करेंगे राजनीतिक सुधार, बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। हमने यहां पर चर्चा करी थी स्वराज शब्द का पहला इस्तेमाल किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। साथ साथ में वो स्वदेशी सरकार की भी बहुत ज्यादा पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि अच्छे से अच्छा जो विदेशी सरकार है, विदेशी शासक है, वो बुरे से बुरे भारतीय शासक से खराब है। यानी आप ये मान लो कि जो भारतीय शासक है वो पूर्णतः अच्छा है और जो विदेशी शासक है वो पूर्णतः खराब है। यानी कहने वाली बात इतनी सी है, उनका ये मानना था कि बुरे से बुरा स्वदेशी शासन जो है वो अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से पूर्णतः खराब है, पूर्णतः बेहतर नहीं है। उनका ये मानना था। साथ साथ में उन्होंने स्वभाषा की भी इंपॉर्टेंट तौर पे बात करी। उनका ये मकसद था कि साहब हिंदी भाषा के लिए भी कार्य होना चाहिए, उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। और वैलेंटाइन चिरोल द्वारा उनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था आर्य समाज को। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स देख लीजिए। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया गया। 4 स का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज और स्वाभिमान। और वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। देखो भैया, ये जो वैलेंटाइन चिरोल है ना, इसने 2 इंपॉर्टेंट चीजें कही है। एक तो इसने अशांति का जनक कहा है किसको? अगर संगठन के तौर पर कहा जाए, अगर संगठन के तौर पर कहा जाए तो आर्य समाज को, और अगर व्यक्ति के तौर पर पूछा जाए, अगर व्यक्ति के तौर पर पूछा जाए तो हमें देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। दोनों फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना। कुछ शिक्षा के सुधार की बात करूं तो हिंदी भाषा के पक्षधर थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास किया करते थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से इनका मतभेद था और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था की, इनके जो अनुयायी थे उन्होंने बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था की स्थापना करी थी, जिसके कॉलेज की बात करूं तो लाला लाजपत राय ने 1879 के अंदर जो है इसकी शुरुआत करी थी। और 1902 के अंदर हरिद्वार के अंदर गुरुकुल जो है वो स्वामी श्रद्धानंद ने पूरी तरीके से शुरुआत इसकी करी थी। 2 स्कूल ऑफ थॉट बढ़ गए थे। एक कह रहे थे कि साहब जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके अंदर वैदिक शिक्षा का गठजोड़ करके डीएवी स्कूल्स कॉलेजेस बनाए जाएंगे, पर एक जो है वो धड़ा वो ये कह रहा था कि साहब पूर्णतः वैदिक शिक्षा का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा पूर्णतः दूर रहना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद की तरफ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशों के अंदर भारतीय समाज को, भारतीय धर्म को पूरी तरीके से उठाया। जो भारतीय समाज के बारे में कहा जाता था कि ये अंधविश्वासों का देश है, कमजोर देश है, उस छवि को खत्म करने वाले अगर कोई इंपॉर्टेंट समाज सुधारक थे तो वो थे हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद। तो वही इंपॉर्टेंट परिचय से कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को याद करते हुए जल्दी से याद करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो याद रखना है साहब, जन्म कलकत्ता के अंदर, असली नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त। दत्त परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो शुरुआत से ही आध्यात्मिक की तरफ जो है इनकी रुचि थी, पर समझ नहीं पा रहे थे। अपनी कॉलेज शिक्षा के दौरान ये उपयोगितावाद की थ्योरी को समझते हैं, पर फिर भी ये अभी तक इनका जो मन था वो विचलित था।
और इस विचलित मन को खत्म करते हैं इनके गुरु, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था साहब स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि विवेकानंद जो नाम इनको दिया गया वो दिया गया खेतड़ी के महाराज द्वारा, क्वेश्चन आया हुआ है, और 1897 के अंदर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अपने गुरु रामकृष्ण के नाम से ही एक मिशन की स्थापना करते हैं जिससे समाज सुधार, धर्म सुधार के कार्य जो है वो पूर्णतः किए जाए। इनका जो मुख्य नारा था वो था नर सेवा नारायण सेवा, कि साहब अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अगर आप दरिद्र की सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस इन्हें जो है अपना आध्यात्मिक पिता मानते थे, स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, स्पिरिचुअल फादर माना करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे उनकी किताबों के बारे में। तो भाई प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और साथ साथ में मैं समाजवादी हूं, जो इनकी इंपॉर्टेंट तौर पे एक किताब थी। प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और मैं समाजवादी हूं इनकी इंपॉर्टेंट किताब थी। ये ध्यान रखने वाले फैक्ट्स आपको बिल्कुल दिमाग में ऐड करने। अगर मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूं तो इनके जीवन काल को भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से सन में वो कहां कहां गए, कैसे संगठन की स्थापना करी और इतिहास को, समाज को, धर्म को बदल के रख दिया। तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले जाते हैं 1893 के अंदर शिकागो के अंदर। शिकागो में क्यों गए? क्योंकि शिकागो के अंदर हो रहा था विश्व धर्म संसद। तो फैक्ट को याद करो साहब, 1893 के अंदर शिकागो जाते हैं और शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। 1896 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। देखो भाई, वेदांत कॉलेज किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। हिंदू कॉलेज किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। वेदांत सोसाइटी किसने बनाई? न्यूयॉर्क के अंदर बनाई स्वामी विवेकानंद। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वेलूर के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 के अंदर, और 1900 के अंदर पेरिस के अंदर एक धर्म के इतिहास का विश्व स्तर का एक सम्मेलन हो रहा था, उसको भी पूर्णतः अटेंड करते हैं। जब वो शिकागो के अंदर जाते हैं और अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो पूरी के पूरा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों की जो छवि थी उसको पूर्णतः बदल के रख दिया था। असली भारतीय छवि जो है वो पूर्णतः लोगों के बीच बना दी थी। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। लास्ट अपन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट संगठन की तरफ, जो कि संगठन तो विदेशी था लेकिन फिर भी भारतीय पुराने जो धर्म थे जिनको लोग भूल चुके थे उनको पुनरुत्थान कराने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था, और वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि बात करता था जो पुराने धर्म है, जो भूले बिसरे धर्म है, जिनको लोग भूल चुके हैं, लोगों को वापस से उसकी तरफ लेकर आना। इसके बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना करते हैं HP ब्लावात्स्की और HS ऑलकॉट। 1875 के अंदर स्थापना होती है, न्यूयॉर्क के अंदर स्थापना होती है, और इसका कार्यालय था अड्यार मद्रास के अंदर। भारत के अंदर इसका कार्यालय बनता है अड्यार मद्रास के अंदर। 1886 के अंदर इसके कार्यालय की स्थापना होती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट महिला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं या भारत की जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट, भी इसी के कार्य करने भारत आई थी। तो ध्यान रखने वाली बात है, सदस्य इनकी थी एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद दिला देता हूं, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बाहर से भी बन जाए कि भाई अगर कोई कानून से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको उसको पूर्णतः कर सको। तो भैया हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार जो कानून थे उनके बारे में। आपको बता चुका हूं 1829 के अंदर सती प्रथा विरोध अधिनियम 17 जो है वो आता है, और इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय, लाने वाले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। आपको ध्यान रखना है साहब, जो इंपॉर्टेंट तौर पे गवर्नर जनरल थे। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर की वजह से। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन की वजह से। अब देखो भाई, सिविल मैरिज एक्ट लेकर आते हैं पर खुद की बेटी का अल्पायु के अंदर जो है वो विवाह कर देते हैं। फिर उसके बाद 1891 के अंदर सम्मति आयु अधिनियम, BS मालावारी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी समाज सुधार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात करेंगे 1930 में शारदा एक्ट लेकर आते हैं हरविलास शारदा, जो कि बाल विवाह को खत्म करने के लिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कानून था। तो ये कानून आपको बिल्कुल याद रखना है, कौन से सन में आए, जुड़े हुए व्यक्ति कौन से, सन वाले कानून हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक लास्ट टेबल के माध्यम से आपको रिवीजन करवा देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उनकी स्थापना कहां पर हुई और किसके द्वारा की गई। तो भैया सबसे पहले अपन ने बात करी थी आत्मीय सभा की, 1814-15 के अंदर बंगाल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद हमें ब्रह्म समाज 1828 बंगाल के अंदर राजा राम मोहन रॉय। तो भैया आत्मा से ही ब्रह्म का मिलन जरूरी है, तो याद कर लो कौन करा देता है, राम करा देता है। आत्मा से ब्रह्मा का मिलन कौन करा देता है, राम करा देता है, राजा राम मोहन रॉय।
तत्वबोधिनी सभा याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। बनाते कब हैं? 1839 के अंदर, बंगाल के अंदर। फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदि ब्रह्म समाज अलग हो गया था 1866 के अंदर, देवेंद्र नाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सिंह। तो भैया ये तो सारे के सारे अपने को याद है। इसके अलावा साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये वही समाज है जो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद जब दो धड़ों के अंदर बढ़ता है, तो जब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी केशव चंद्र सेन जो है वो पूरी तरीके से एक अपनी बेटी की अल्पायु के अंदर जो है वो शादी कर देते हैं, तो उनसे नाराज उनके जो समर्थक थे एक अलग समाज की स्थापना करते हैं जो कि था साधारण ब्रह्मो समाज। और एक प्रार्थना समाज जो कि 1867 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की जाती है, और ये हमें कहलाया जाएगा सब कि आत्माराम पांडुरंग और साथ साथ में एम.जी. रानाडे द्वारा बनाया गया समाज जो कि पूर्णतः ब्रह्मो समाज से ही प्रभावित था। ध्यान रखने वाली बात है। फिर एक आर्य समाज आपको 1875 के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण का ब्रह्मो समाज किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भैया वेद समाज के, आपको याद रखना है साहब इंपॉर्टेंट तौर पे वेद समाज के, इंपॉर्टेंट तौर पे वेद समाज के। डन यहां तक। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट संगठनों की, कुछ और इंपॉर्टेंट आंदोलनों की। भैया आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी बिल्कुल याद रखना है 1896 स्वामी विवेकानंद। तो भाई याद कर लो, वेदांत अगर कॉलेज पूछ ले तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है भैया। अगर हिंदू कॉलेज पूछ ले तो राजा राम मोहन रॉय, और अगर वेदांत सोसाइटी पूछ ले तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की। यंग बंगाल आंदोलन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन था, और हमें देखने को मिलता है एक बड़ी छोटी उम्र का टीचर जो कि हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ाता था, उसने किस प्रकार एक ऐसे छात्रों की फौज तैयार कर दी जो तार्किकता के ऊपर जो है वो अपना विश्वास करते थे। स्थापना करने वाले हेनरी विवेन थेरेसियो। सत्यशोधक समाज 1893 में ज्योतिबा फूले। किताब अपने बिल्कुल याद रखनी है, किताब का नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी। रहनुमाई मजदैन सभा 1851 में बंबई में, ये पारसी समाज सुधारक सभा थी। पारसी धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी उनको कम करने के लिए नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नारोजी और एस.एस. बंगाली। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सारे के सारे जो भारतीय थे उनको एकजुट करके समाज के लिए काम करने के लिए बनाई गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले वाली। और अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हमें देखने को मिलता है। अलीगढ़ आंदोलन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस्लाम में सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात करता है। करने वाले व्यक्ति कौन, तो याद करेंगे सर सैयद अहमद खान 1875 के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स थी जिससे आप सारे के सारे फैक्ट्स को एक ही वीडियो के अंदर याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो साइड में, मैं साइड में आ जाता हूं, और इन फैक्ट्स को बार बार याद करोगे तो काम आपका बढ़िया चल जाएगा। क्लियर बात। बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लास को ऐसे ही शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।